Hello दोस्तों नमस्कार and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discussing about the extended ER feature and we will discuss about in the previous lecture about keys and their types. And today we will discuss about entity relationship models extended features. First is that we understand about specialization. What is the specialization? In ER model, we may require to subgroup an entity set into other entity sets that are distinct in some way the other entity sets. That means सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि entity set क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस एंटिटीज दैट इज कॉल्ड द एंटिटी सेट, जिसमें प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट उसके सेम होते हैं, उसको एंटिटी सेट बोलते थे। जो कलेक्शन ऑफ सेम एंटिटी इंस्टेंस, यानी कि एंटिटी के इंस्टेंस जो होंगे वो सेम इंस्टेंट की एंटिटी जिसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट सेम होते हैं, उनका कलेक्शन हमें एंटिटी सेट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट का ले ले, स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हो जाएगा जब हम सेम टाइप के एंटिटी इंस्टेंस का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ स्पेशलाइजेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट था कि इसमें स्पेशलाइजेशन में क्या है, इसमें जो एक एंटिटी है उसको सब ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी एंटिटीज़ में बांट दिया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मतलब छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। जिस तरह से यहाँ पर एक यूनिट ये है, एंटिटी है कि ये एंटिटी है, दोनों के दोनों जो है आपस में इससे कम्युनिकेट या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरा पॉइंट, स्पेशलाइजेशन इज स्प्लिटिंग ऑफ द एंटिटी सेट। स्पेशलाइजेशन एक पैटर्न प्रोसेस कह सकते हैं कि जहाँ पर हम एक एंटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक जैसे एक बड़ा फंडामेंटल, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्सन से हमने दो एंटिटी को निकाला, एम्प्लॉय और कस्टमर। ठीक है, इसी तरीके से उसको सब पार्ट में सब डिवाइड करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच एंड स्पेशलाइजेशन फॉलो दिस अप्रोच। एंड ग्राफ में, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम इसी तरीके से ER डायग्राम बनता है। आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ER डायग्राम को हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पर्सन नाम की एंटिटी है जहाँ पर ये उसके एट्रीब्यूट, एक पर्सन का नेम होगा, एड्रेस होगा, एंड उसके बाद उसका रिलेशन जो है, पर्सन एक कस्टमर भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक कस्टमर की आईडी होगी जो कि प्राइमरी की हो सकती है, एंड उसकी प्रोफाइल पिक्चर या और डिटेल्स कह सकते हैं, एज या एड्रेस, कई सारी चीज़ें यहाँ पर ले ही चुके हैं हम लोग, तो ये कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, जब हम बड़े डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कम से कम हम चीज़ों को रिपीट करें, जैसे कि एड्रेस और नेम ये कॉमन होगा कस्टमर के लिए भी, एक एम्प्लॉय के लिए भी। अगर कोई पर्सन नाम की एंटिटी है तो दोनों में ही कॉमन पाया जाएगा। एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है जिसके अंदर हम रोल और सैलरी नाम के दो एट्रीब्यूट को एक्स्ट्रा इंक्लूड और कर देंगे। उसके बाद हम इसका रिलेशनशिप जो है हम मैनेजर से कर देंगे, लाइक एम्प्लॉय कैन बी अ मैनेजर एंड कैन बी अ डेवलपर और हाउसकीपिंग स्टाफ। तो एम्प्लॉय इन सब कैटेगरीज में भी आ सकता है। नाउ हम बात कर लें जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन सिमिलर तरीके का होता है स्पेशलाइजेशन की तरह, बट ये जो है रिवर्स होता है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन जो है टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, बट जनरलाइजेशन बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। इट इज़ जस्ट अ रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ये रिलेशनशिप स्टेबलाइज मैच करती है बिटवीन द प्रेजेंट एंड सब क्लास एंड सुपर क्लास, यानी कि जो एक प्रेजेंट सब क्लास होगी और जो सुपर क्लास होगी उसके बीच में रिलेशनशिप। जिस तरह से हमने दोनों के बीच में जब पर्सन को हम कस्टमर एम्प्लॉय से रिलेट कर रहे थे तो इस ये रिलेशनशिप से हम उसको कैटेगराइज कर रहे थे जब हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो है उसका जस्ट रिवर्स करके हमें बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करते हुए उसको एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में शो करना है। एक तरीके होते हैं ये डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के। जनरलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स डीबी मोर रिफाइंड एंड सिंपलर एंड कॉमन एट्रीब्यूट आर नॉट रिपीटेड। यानी कि जनरलाइजेशन सिंपल होता है क्योंकि इसमें कॉमन एट्रीब्यूट बार बार रिपीट नहीं होते। हम इन सब पैटर्न को फॉलो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है रिडंडेंसी को, और ये हम तभी कर सकते हैं जब एक हम पैटर्न को इनिशियल स्टेज से हम फॉलो करें और उसको समझते। जैसे कि पर्सन, किसी कंपनी में पर्सन से ही कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो पर्सन से लेके डाउन अप्रोच तक हम फॉलो करेंगे तो हमको समझ आएगा कि क्या क्या एंटिटी वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। नाउ एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या होता है? बोथ स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन हैज़ एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, यानी कि स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों के पास जो है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस होता है।
द एट्रीब्यूट ऑफ हायर लेवल एंटिटी सेट आर इनहेरिट बाय द लोअर लेवल एंटिटी सेट। जिस तरह से अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई नहीं है, इसको समझ लेंगे आप। ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि नेम और एड्रेस है, इसकी प्रॉपर्टीज को जो लोअर लेवल एंटिटी है, एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, वो इनहेरिट कर रही है। सेम इसी तरीके से कस्टमर भी इसको इनहेरिट कर रहा है। तो इसको जो बोलते हैं एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। जैसे आपने उप्स में पढ़ा होगा इनहेरिटेंस, जहाँ पर एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो है एक सब क्लास इनहेरिट करता है, उसी तरीके का इसमें भी हमको टर्म पढ़ने को मिलता है। जैसे कस्टमर एम्प्लॉय एंटिटी इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस क्या होता है? इफ अ पेरेंट एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप, अगर कोई पेरेंट एंटिटी है जो पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में, देन इट्स चाइल्ड एंटिटी सेट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप। तो क्या होगा, जो चाइल्ड एंटिटी यानी कि पेरेंट हमारी यहाँ पर होगी, पर्सन एंटिटी जो है एक पेरेंट एंटिटी होगी, जिसकी चाइल्ड एंटिटी हमें एम्प्लॉयर कस्टमर दिख जाती है। तो जो चाइल्ड एंटिटी सेट होगी वो भी उस रिलेशनशिप में बराबर पार्टिसिपेट करेगी, तो इसको हम पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है बेसिकली। एक तरह से मान के चलो तो ये एक थॉट प्रोसेस होती है। एग्रीगेशन क्या कहता है कि एक ये टेक्निक होता है जहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू ट्रीट रिलेशनशिप एज हायर लेवल एंटिटीज, वी कैन कॉल इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। यानी कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन जो है अप्लाई किया जाता है रिलेशनशिप के बीच में, जब दो हायर लेवल एंटिटीज जो है आपस में रिलेशन को स्टेबलाइज कर रही हूँ, वी कैन कॉल इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह कॉल कर सकते हैं। अवॉइड रिडंडेंसी बाय एग्रीगेटेड रिलेशनशिप एज एन एंटिटी सेट इटसेल्फ। इसको हम तब करते हैं जब हम अवॉइड करना चाहते हैं रिडंडेंसी को, तो हम एग्रीगेटिंग रिलेशनशिप के थ्रू जो है एंटिटी को उस रिलेशनशिप से हम रिलेट करा देते हैं। जो रिलेशनशिप जो है हम एंटिटी सेट के बीच में, एक रिलेशनशिप जो है एक एंटिटी से खुद का रिलेशन रख सकती है। जैसे कि हम एम्प्लॉय को वर्क करने को बोलते हैं, एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट। तो जो एम्प्लॉय है वो प्रोजेक्ट से रिलेशन रख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट एंटिटी में आ जाता है, ये एग्रीगेट रिलेशनशिप में आता है। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि एक एम्प्लॉय मान लो, ठीक है, एक एम्प्लॉय जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो वो एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उसके बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया? एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट। ओके, अब अगर एक मैनेजर उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा तो वो सुपरवाइज करता है, तो सोचो मैनेजर एक रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच का रिलेशनशिप है। तो जो मैनेजर है वो एक तरह से एंटिटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जॉब एक एंटिटी है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय जो है वर्क कर रहा है ऑन ब्रांच, जहाँ पर मैनेजर जो है दोनों को एग्रीगेट कर रहा है, यानी कि मैनेजर जो है एक एग्रीगेशन का काम करेगा। जब हम इसको जो है एक हायर लेवल एंटिटी बना लेते हैं, तब जो मैनेजर है वो डायरेक्टली जो है इन सब को सुपरवाइज करेगा, यानी कि मैनेजर वर्क करेगा एम्प्लॉय पर एंड ब्रांच पर, एम्प्लॉय करेगी वर्क ब्रांच पर पर्टिकुलर। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है इन सारे एंटिटीज को एग्रीगेट करने पर मैनेजर जो है डायरेक्टली इस पे वर्क कर रहा है, तो ये एक हायर लेवल एंटिटी कहलाती है। सिंपल बात ये है। आई होप समझ में आ गया हो आपको, वरना डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है और पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ईआर डायग्राम को बनाते कैसे हैं। तो कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब हम ईआर डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने एंटिटी सेट वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, पहला पॉइंट एंटिटी सेट कितने बनेंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा आइडेंटिफाई करेंगे उस सेट्स के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कितने टाइप्स होंगे, किस किस टाइप के एट्रीब्यूट होंगे, इस तरह से समझो। आइडेंटिफाई जैसे हमने टाइप्स पढ़े थे, सिंपल वैल्यूड, कंपोजिट एट्रीब्यूट, इस तरह के टाइप्स की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड कॉन्स्टेंट,
और उसके बीच में जो एंटिटी बन रही है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसके बीच में क्या कॉन्स्टेंट का यूज़ हुआ है। उसके बाद उसकी मैपिंग को हम चेक करेंगे, पार्टिसिपेशन को भी देखेंगे। ठीक है, ये टोटल पार्टिसिपेशन, एक पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। मैपिंग कार्डिनलिटी हमारी 4 तरह की होती है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। ओके, तो ये 3 स्टेप हैं, इनको हम समझते हैं। एक हमने ईआर मॉडल ले लिया बैंकिंग सिस्टम का, इसको हम समझेंगे, इसी के थ्रू हम जो है इस पूरे जो प्रोसीजर को है किस तरह से ईआर डायग्राम को डिज़ाइन किया जाता है उसको समझ जाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम में ब्रांच होती हैं, बैंक में कस्टमर होते हैं, कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं और कस्टमर जो है उसमें अपने अकाउंट के थ्रू जो है वहाँ से लोन ले सकता है। कस्टमर एसोसिएट होता है बैंकर्स से एंड बैंक में जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये सारी कंडीशंस हैं। अकाउंट्स हमारे सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकते हैं एंड लोन जो है पर्टिकुलर ऑरिजिनेट करता है ब्रांच से। लोन जो है ग्रेटर देन 1 कस्टमर और इक्वल टू, ठीक है, पे आउट को शेड्यूल किया जाता है, तो जो कस्टमर है वो पर्टिकुलर डेट पे पे आउट को कंप्लीट करें। ठीक है, नाउ हम एंटिटी सेट की बात करें तो यहाँ पर ब्रांच, कस्टमर, एम्प्लॉय, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन, पेमेंट, ये सारी की सारी हमारी एंटिटीज हो गई जो कि हम डेटाबेस में, एंटिटी मतलब टेबल्स हो गई जो कि हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस में। और इस तरह का जैसे ब्रांच का डेटा रखेंगे, ब्रांच की आईडी होगी जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, उसकी प्रोफाइल होगी। उसके बाद कस्टमर का डेटा होगा जो कि उसमें कस्टमर के अकाउंट होंगे जो बैंक में, उसका डेटा होगा। वहाँ के एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा, सिविक अकाउंट की डिटेल होगी, करंट अकाउंट की डिटेल होगी, लोन की डिटेल्स होंगी एंड पेमेंट। ये सारे के सारे एंटिटी सेट हैं और ये एंटिटी हम दैट मीन्स टेबल्स हम क्रिएट करेंगे। नाउ हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो हर एक एंटिटी सेट के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उन एट्रीब्यूट को लिख सकते हैं। ब्रांच में हमने ले लिया नेम, सिटी, एसेट्स, लाइबिलिटीज़। कस्टमर में ले लिया कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अब कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की यहाँ हो जाएगी, नेम हो गया, एड्रेस को हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट किया है क्योंकि एड्रेस में हम स्ट्रीट या डिस्ट्रिक्ट इस तरह से हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे तो वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह बिहेव करेगा। कॉन्टैक्ट नंबर में मल्टी वैल्यूड हो जाएगी जस्ट लाइक परमानेंट नंबर एंड एक हो जाएगा अल्टरनेट नंबर। और जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो हमारी कुछ डिराइव्ड हो जाएगी क्योंकि बिकॉज उसमें से हम एज को फिल्टर कर लेंगे बाय द लॉजिक। तो यहाँ से डीओबी जो है एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट की तरह काम करेगी। उसके बाद एम्प्लॉय एंटिटी सेट है। एम्प्लॉय एंटिटी सेट में एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपेंडेंट नेम, ईयर्स ऑफ सर्विस, स्टार्ट डेट। उसके बाद सेविंग अकाउंट आ गया तो अकाउंट नंबर, इस तरह से करंट अकाउंट, अकाउंट नंबर, बैलेंस, पर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ओवरड्राफ्ट अमाउंट, जो भी बैंक में रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उन सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इन जितने भी एंटिटी सेट हैं इनके बीच का रिलेशनशिप और कांस्टेंट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो कस्टमर जो है लोन को लेगा, कस्टमर मल्टीपल लोन ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैपिंग कार्डिनलिटी M to N हो जाएगी, यानी मैपिंग कार्डिनलिटी जो है यहाँ पर कस्टमर जो है मल्टीपल लोन ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर M/N इसकी मैपिंग कार्डिनलिटी बन जाती है। और ये जो आप साइन देख रहे हैं वो साइन आपको बता दूं मैं टोटल सॉरी मिस्टेक हो गई है, इसमें जो आपको कस्टमर बोरो लोन में जो मैपिंग कार्डिनलिटी दिख रही है वो मैपिंग कार्डिनलिटी कुछ इस तरह से होगी कि एक कस्टमर जो है मल्टीपल लोन को ले सकता है। ठीक है, वो मल्टीपल लोन को ले सकता है एंड मल्टीपल लोन एक ही कस्टमर को मिलेगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद सेकंड पॉइंट है लोन ओरिजिनेटेड बाय ए ब्रांच। इसकी मैपिंग कार्डिनलिटी होती है N/1 जिसमें पार्टिसिपेशन होता है टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, लोन originated loan payment, that is total participation 1/n and customer deposit account M/n total participation। उसके बाद कस्टमर जो है बैंकर के बीच में जो कस्टमर बैंकर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है उसमें मैपिंग कार्डिनलिटी N/1 होती है। एम्प्लॉय मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय N/1 मैपिंग कार्डिनलिटी होती है। और अब जो है यार डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हर एक एंटिटी को कैसे हमने रिलेट किया, आपस में जोड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख सकते।
नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक के लिए इसको आप समझ लीजिए। थैंक यू, बाय।